ऋषभ ने अभिराम को परेशान करने के इरादे से चारू के साथ कुछ तस्वीरें ली, फिर उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। साथ ही उसने उस तस्वीर के साथ किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी थी। इसके कुछ पल बाद ही ऋषभ के सभी फैंस उसके और चारू के बीच के रिश्ते को लेकर सोच में पड़ गए। इंटरनेट पर काफी सारी बातें होने लगी। उन सभी के साथ लंच करते हुए चारू और उसकी सभी सहेलियां थोड़ी और कंफर्टेबल हो गई। उन सभी के बीच फैशन और कपड़ों से बातें शुरू हुई और आखिर में लड़कों तक जा पहुंची। तभी जाह्नवी ने जानबूझकर नित्या को परेशान करते हुए कहा, वैसे नित्या, तुम खुद को थोड़ा इजी गोइंग क्यों नहीं रखती? जो भी लड़का तुमसे मिलता है उसे लगता है कि तुम किसी नॉवेल या स्टोरी की खूंखार फीमेल सीईओ हो जिससे वो डरते हैं। व्हाट? मैं और डरावनी? कम ऑन यार। हाँ, कई बार मुझसे गड़बड़ हो जाती है, लेकिन मैं इतनी भयानक नहीं दिखती। नित्या ने अपना खाते खाते हुए उसे कहा, जिसकी बात सुनकर जाह्नवी ने अब अपने हाथ आगे किए, फिर उस पर लड़कों के नाम गिनने लगी। अच्छा, ऋषभ, जगन, मोहित, प्रियांक, डेविड, मार्क और वो आखिर में वो कौन था? जस्टिन, अमेरिकन। शांति प्रिया ने जाह्नवी का साथ देते हुए नित्या को परेशान करने के इरादे से कहा, जिसकी ऐसी बातें सुनकर उनके बीच बैठी रिया ने एकदम से ही हैरान होकर बोला, नहीं नहीं, नित्या के बॉयफ्रेंड। शांति प्रिया ने हंसकर उसे जवाब दिया, जिसकी बात सुनकर उनके ग्रुप में बैठी सोनिया के कान एकदम से खड़े हो गए। वो उन सभी के फैन पेज पे मेंबर थी, उसे सबके पल पल की खबर थी। उसने हैरान होकर नित्या से पूछा, क्या सच में? मुझे नहीं पता था कि मिस नित्या राय इतने सारे लड़कों को डेट कर चुकी है, पर न्यूज में तो कोई भी बात नहीं आई, कभी किसी तरह का कोई रूमर नहीं आया। सोनिया उन सब से उनकी पर्सनल लाइफ की और भी कई डिटेल्स जानना चाहती थी, ताकि वो उसे अपने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर सके, पर तभी जाह्नवी बिरला ने उसे देखकर जवाब दिया, नहीं नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं, जस्ट पासिंग बाय, क्योंकि नित्या ने कभी किसी को डेट नहीं किया। तुम सब अचानक मेरे बारे में बातें क्यों कर रही हो? प्लीज इसे बंद करो, नित्या ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, जिसे देखकर सब मुस्कुरा रहे थे। लेकिन तभी शांति प्रिया अपना फोन देखकर अचानक ही चीख पड़ी, भाई मुझे घर चाहिए, प्लीज मेरे लिए घर खरीदो। शांति प्रिया की इतनी तेज आवाज सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगे, और जैसे ही शांति प्रिया को इस बात का अंदाजा हुआ, वो अपने सिर को नीचे किए बस अपनी इस बेवकूफी पर अफसोस करने लगी। वही जिस तरह से शांति प्रिया ने अभी अपने भाई को पुकारा था, कहीं ना कहीं अगर लोग ध्यान देते तो उनका शक अभिराम की तरफ चला जाता। पर इससे पहले कि वो कुछ और सोचते, शांति प्रिया ने हंसते हुए कहा, मैं तो भूल ही गई थी कि भाई तो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो अपने लव ऑफ लाइफ के साथ हैं। शांति प्रिया ने सारी बात संभाल ली थी, लेकिन तभी चारू ने उसे देखते हुए उससे पूछा, लेकिन प्रिया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने भाई से ये सब नहीं कहना चाहिए? तुम्हारे लिए घर खरीदना ये ज्यादा हो जाएगा। शांति प्रिया को चारू की बात बुरी नहीं लगी थी, वो उसकी भाभी लगती थी, लेकिन वो अपने भाई से चाहे जो मर्जी वो मांग सकती थी। मुझे नहीं लगता, एक्चुअली मेरे डैड ऑलरेडी मेरे भाई को एक घर देने के बारे में सोच रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि वो आपको भी बहुत पसंद आएगा। आपको पता है, उस घर से सबसे अच्छा व्यू। शांति प्रिया बातों बातों में ही अब काफी एक्साइटेड हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहती, शांति प्रिया के फोन पर अभिराम का मैसेज आया, स्टॉप इट, अब बंद भी करो। खैर, मुझे लगता है कि किसी भी लड़की को पसंद आएगा। शांति प्रिया ने तुरंत ही अपनी बात खत्म कर दी, जिसे देखकर अब चारू ने अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए कहा, प्रिया, थैंक यू सो मच कि तुमने हम सबको यहाँ पर लंच पर इनवाइट किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें घर जाना चाहिए। मुझे और अभी को दोनों को बहुत काम है, और तुम्हारा भाई, वो तो मेरे पति से काम करवाता है, इतना कि उसे पिछले कुछ वक्त से खुद के लिए टाइम भी नहीं मिल पा रहा। पहले ही वो उन सभी हादसों की वजह से कमजोर हो गया है, और फिर भी तुम्हारे भाई को कुछ समझ नहीं आता। चारू के दोस्तों ने जैसे ही देखा कि चारू वहाँ से जाने के लिए अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी, तब उन्होंने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन अब चारू वहाँ से जाना चाहती थी, जिसे देखकर शांति प्रिया ने भी अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, ठीक है, तो सब एक साथ ही चलते हैं।
ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी देर में वॉशरूम से आती हूँ। चारू इतना कहकर अपनी सहेलियों के साथ वहां से वॉशरूम के लिए निकल गई, जिसे देखकर शांति प्रिया भी उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन तभी अभिराम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अभिराम इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था। ये सब क्या था छुटकी? मैंने तुझे कहा था कि तुम चारू के सामने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहोगी, तो फिर तू ये सब। आई एम सॉरी भाई, वो हम सब पहली बार ऐसे एक साथ किसी पब्लिक प्लेस पर लंच कर रहे थे, तो मैं थोड़ी एक्साइटेड हो गई। शांति प्रिया ने अपने भाई को देखकर घूरते हुए जवाब दिया। उन दोनों भाई बहनों को ऐसा देखकर आयुष्मान तुरंत आगे आ गया। उसने अभिराम के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा, राम, शांत हो जाओ। प्रिया का वो मतलब नहीं था। सिर्फ प्रिया ही नहीं, हम सभी तुम्हें और चारू को यहाँ एक साथ देखकर काफी एक्साइटेड थे। आयुष्मान की बात सुनकर अभिराम ने एक गहरी सांस ली, फिर खुद को शांत किया। ठीक है, मैं जानता हूँ ये सब गलती से हुआ, पर आगे से ध्यान रखना। अभिराम की बात सुनते ही शांति प्रिया ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ वॉशरूम में चारू और उसकी सहेलियां खड़ी मिरर के सामने बातें कर रही थीं। रिया ने चारू को देखकर उससे पूछा, वैसे चारू, मिस राजपूत तुमसे इतने अच्छे से बात कैसे कर रही थी? आखिर तुम उनसे मिली कैसे? और ये सब कैसे हुआ? रिया, तुझे तो पता है ना कि हमारी मुलाकात कैसे हुई थी। मिस राजपूत ने पहली बार मुझे मॉल में मिलकर 2 वॉचेस गिफ्ट की थी। उसके बाद से मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो मेरे साथ इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही है। चारू ने रिया को देखकर जवाब दिया। तभी सोनिया ने उसे पूछा, चारू, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि शांति प्रिया का भाई मिस्टर राजपूत वाकई तुम्हें पसंद करता है? नहीं सोनिया, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने अभी बाहर सुना ना प्रिया ने क्या कहा? चारू अपनी फ्रेंड की बात सुनते ही हैरानी से उसे घूरने लगी। मिस्टर राजपूत की लाइफ में पहले ही कोई है जिसे वो बहुत सालों से पसंद करते हैं। चारू की बात सुनकर उसकी सारी सहेलियां भी हाँ में अपना सिर हिलाने लगी। कहीं ना कहीं शांति प्रिया से बात करने के बाद चारू को इस बात की तसल्ली हो गई थी कि कम से कम उसके भाई को चारू पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे भी उस जैसे कठोर और खड़ूस इंसान से कोई मतलब नहीं रखना था। चारू अपनी ही सोच में डूबी हुई थी, लेकिन तभी प्रीति ने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए उससे पूछा, लेकिन चारू, जरा सोच कर देखो, अगर तुम्हारी शादी तुम्हारे पति अभिराम से नहीं होती और वाकई में मिस्टर राजपूत तुम्हें पसंद करते, तो क्या तुम उनसे शादी करती? क्या तुम उन्हें एक मौका देती? कभी नहीं। मुझे वो पसंद नहीं। उसके पास सब कुछ है, पैसे, प्रॉपर्टी, नाम, सब कुछ, लेकिन उसके पास वो नहीं जो मेरे अभी के पास है। भले ही मेरे अभी के पास इतने पैसे नहीं हो, लेकिन वो उसके जैसा कठोर और बदतमीज नहीं है। वो अपने एम्प्लॉयज से कैसे बात करता है, उनके साथ कैसे बर्ताव करता है, साथ ही वो किस तरह से अपने पैसों को बर्बाद करता है, तुमने देखा नहीं बाहर? शांति प्रिया चाहती थी कि उसका भाई उसके लिए घर खरीदे। चारू ने अपनी तरफ से अपनी मन की बात अपने दोस्तों के सामने रख दी, जिसकी बात सुनकर सोनिया ने उसे देखते हुए पूछा, तो इसका मतलब चाहे कुछ भी हो, तुम हमेशा अपने हस्बैंड को ही चूज करती? सोनिया, मैं जानती हूँ अभी वैसा नहीं है जैसा सब लड़कियां सपने में देखती हैं। उसके पास पैसा, घर, परिवार कुछ नहीं है, लेकिन अभिराम मुझे सिर्फ चारू के रूप में पसंद करता है। कॉलेज में सभी लड़के मुझे मेरे परिवार की वजह से मिलते थे, या फिर इसलिए मिलते थे क्योंकि मैं खूबसूरत लगती हूँ, लेकिन अभी वो सिर्फ मेरे पास मेरी वजह से आए हैं। उसे मेरी खूबसूरती या फिर पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और सच कहूँ तो लोग जितना मुझे खूबसूरत कहते हैं या फिर जो भी समझते हैं, मैं अभी के साथ रहकर खुद को उससे ज्यादा समझने लगती हूँ। मेरे लिए मेरा पति सब कुछ है। चारू जब अभिराम के बारे में बात कर रही थी, तब उसकी बातों में उसका अभिराम के लिए प्यार और पैशन दोनों ही नजर आ रहा था। उसकी सहेलियां चारू की बात सुनने में इतनी मग्न थी कि उन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि वॉशरूम में कोई और भी आया था। पर जैसे ही उन सबके कानों में कुछ हील्स की आवाज पड़ी, वो पीछे मुड़कर वॉशरूम में आने वाले लोगों को देखने लगी। तभी उन सभी को देखकर वहां सन्नाटा छा गया। सामने शांति प्रिया अपनी बाकी सहेलियों के साथ खड़ी थी, जिसे देखते ही
चारू और उसकी सहेलियों के चेहरे पर शिकन आ गई। उन्हें डर था कि कहीं शांति प्रिया और उसकी सहेलियों ने उनकी बातें न सुन ली हो। कहीं उन्हें ऐसा न लगे कि उसने अभी जो कुछ भी मिस्टर राजपूत के लिए कहा वो गलत था, या फिर वो उसे किसी गलत तरह से ले ले। सब बिल्कुल शांत थे। तभी धानी ने आगे बढ़ते हुए कहा, चारू, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें अभिराम मिला। धानी के साथ साथ अब बाकी सभी आगे बढ़ने लगी। तभी चारू ने अपनी सफाई देते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मिस्टर राजपूत बुरे नहीं हैं, पर चारू उन्हें अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी शांति प्रिया हंसने लगी। इट्स ओके, मेरा भाई हमेशा दूसरों के लिए ऐसे ही कठोर और थोड़ा रूड रहता है, पर मैं सच कहूँ तो वो बहुत अच्छा इंसान है, और उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब मैं बिना सोचे समझे पैसों को ऐसे वेस्ट करती हूँ। और हर हफ्ते मुझे मेरे भाई से डांट पड़ती है क्योंकि मैं यहाँ हर वीकेंड अपनी स्टडी छोड़कर आ जाती हूँ। शांति प्रिया की आखिरी बात उन लोगों को कुछ समझ नहीं आई। वो सब उसे कंफ्यूजन में देख ही रही थी। तभी नित्या ने अपनी आंखों को घुमाते हुए जवाब दिया, शांति प्रिया यूएस में अपनी आगे की स्टडी कर रही है, तो इसलिए ये हमेशा ध्रुव मल्होत्रा से उसकी फ्लाइट को खाली करने के लिए कहती है। ये पूरी फ्लाइट खाली करवाकर यहाँ हर हफ्ते आती है। नित्या की बात जैसे ही खत्म हुई, चारू और उसकी सहेलियों का मुंह देखने लायक हो गया। और मेरा भाई हमेशा मुझे इस बात के लिए डांटता है, शांति प्रिया ने थोड़ा शिकायती लहजे में मजाक करते हुए कहा। जिसकी बात सुनते ही चारू ने उससे पूछा, पर तुम अपने लिए एक सीट बुक करके भी आ सकती हो, तुम्हें पूरा प्लेन बुक करने की जरूरत तो नहीं होगी। आई नो, और मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन ध्रुव वो हमेशा पूरे प्लेन को खाली करवा देता है। आपको पता है, कुछ महीने पहले मैं इकोनॉमिक क्लास में आई थी। मुझे किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्रुव को कौन समझाएगा। शांति प्रिया वॉशरूम में ही खड़ी उन सबसे बातें करने लगी। वहाँ लड़कियों का एक अलग ही बातों का दौर शुरू हो गया था, और यहाँ बाहर अभिराम को सबके खाने पीने और पूरे रेस्टोरेंट को बुक करने का पेमेंट देना पड़ रहा था। तभी पार्थ ने अपना मुंह बनाकर कहा, ये सब हमेशा ग्रुप में ही क्यों आते हैं? हमेशा मुझे खींचकर जबरदस्ती यहाँ ले आते हैं। क्या हुआ मेरे छोटे नन्हे मुन्ने भाई, तुम किसी से कंप्लेंट कर रहे हो या किसी की कंप्लेंट कर रहे हो? ऋषभ ने जानबूझकर अपने छोटे भाई पार्थ को परेशान करते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर पार्थ ने सामने खड़े अभिराम को घूरते हुए कहा, हाँ, नॉट सो फनी। और अभिराम, तुम्हारी ये मिस्टीरियस बनने की वजह से मैं हमेशा इन लोगों के बीच फंस जाता हूँ। तुम हमेशा मिस्टीरियस बने रहते हो, और ये ध्रुव और किंगशुक हमेशा बिजी रहते हैं और ज्यादातर बाहर रहते हैं, और फिर आखिर में मुझे सबके साथ जबरदस्ती खींचकर यहाँ लेकर आया जाता है। पार्थ की शिकायत सुनकर अभिराम मुस्कुराने लगा। हालांकि वो भी चाहता था कि वो अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिता पाए, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां और चारू को बोला गया उसका झूठ उसे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था। पार्थ जब अपनी कंप्लेंट कर रहा था, तभी सारी लड़कियां वॉशरूम से बाहर आईं और उन लड़कों को देखकर हंसने लगी। उन सबको ऐसे देखकर सारे लड़के चुप हो गए, लेकिन तभी ऋषभ ने अपनी बहन नित्या के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम सब इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? कहीं हम लोगों के बारे में तो बात नहीं कर रही थी? मिस्टर एक्टर, खुद को इतना बड़ा भी मत समझो, ओके? नित्या ने अपने भाई ऋषभ का हाथ अपने कंधे से हटा दिया। सब तुम्हारे फैन नहीं होते। नित्या को परेशान होते देख ऋषभ ने उसे थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन अगर तुमने कोशिश की तो तुम भी मेरी फैन बन जाओगी, मुझे पूरा विश्वास है। फिर वो सभी एक साथ वहाँ से रेस्टोरेंट के गेट की तरफ बढ़ गए। सब एक साथ ही चल रहे थे। तभी नित्या ने कुछ सोचकर पूछा, क्या हम सब फ्रंट डोर से जाएंगे? मतलब मॉल के बाहर तो काफी मीडिया होगी। नित्या थोड़ी परेशान लग रही थी। वो डॉक्टर थी और उसे अटेंशन और मीडिया के आसपास रहना अच्छा नहीं लगता था। तभी जानवी ने अपने आप को थोड़ा एटीट्यूड में लाते हुए कहा, हाँ, हम जा रहे हैं, इसलिए अब खुद को किसी किंडरगार्टन बच्चे की तरह मत दिखाना। जस्ट शो देम हु वी आर।
जानवी की बात सुनते ही सारी लड़कियां बिल्कुल अपने कोल्ड अवतार में आ गई। वो सभी पहले क्यूट लग रही थी, लेकिन अब काफी बोल्ड और काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। लेकिन तभी पार्थ ने अपनी बहन नित्या को छेड़ते हुए कहा, नित्या और बोल्ड कभी भी नहीं, ये अभी भी किंडरगार्टन वाले कार्टून पजामा पहनकर सोती है। पार्थ भाई, अगर अब तुमने कुछ भी कहा ना, तो मैं कह रही हूँ मैं डैड से शिकायत कर दूंगी। उन्हें बता दूंगी कि तुम न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड बनना चाहते हो। नित्या ने आखिरकार अपने भाई पार्थ को धमकाते हुए कहा, जिन्हें ऐसे आपस में लड़ते हुए देख उनका बड़ा भाई ऋषभ मुस्कुराने लगा। वो सब जैसे ही रेस्टोरेंट के दरवाजे तक आए, बाहर सभी खड़ी लड़कियां ऋषभ को देखकर उसका नाम चिल्लाने लगी। वाओ! ऋषभ के साथ साथ बाकी प्रिंस की भी काफी लड़कियां दीवानी थीं। वो सभी अपने हाथ में अपना फोन लिए उन सभी की एक झलक को देखकर उसे हमेशा के लिए अपने यादों में कैद करने को बेताब थी। लड़कियां उनका नाम पुकार पुकार कर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। हर तरफ उनके कैमरे की फ्लैशलाइट जा रही थी, जिनके बीच वो सब एक साथ बाहर निकले। शुक्र की बात ये थी कि ऋषभ, ध्रुव और आयुष्मान अपने बॉडीगार्ड्स लेकर आए थे, और वो इतने थे कि उन्होंने आराम से उस पूरी भीड़ को संभाल लिया। अगर वो अपने बॉडीगार्ड्स को यहाँ नहीं लेकर आते, तो आज उन सबका यहाँ से सही सलामत निकल पाना नामुमकिन होता। ऐसा लग रहा था कि मॉल में शॉपिंग करने आई सारी लड़कियां वहाँ इकट्ठा हो गई थीं। यही नहीं, आधे से ज्यादा मॉल सिर्फ उन लोगों की झलक देखने के लिए ही भरा पड़ा था। उन सब के बीच चारू और उसकी सहेलियों की भी तस्वीर उन लोगों के कैमरे में कैद हो गई। उसके बाद कुछ ही पलों में चारू और उसकी सहेलियां फिर से खबरों की सुर्खियों में आ गईं। सब उन लोगों के बारे में बात करने लगे थे, जिससे चारू की सारी सहेलियां काफी खुश थीं, क्योंकि उनका नाम फोर प्रिंस और एक्टर ऋषभ राय के साथ जोड़ा जा रहा था। लेकिन चारू काफी परेशान थी। वो फिर से किसी स्कैंडल का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। मॉल से बाहर निकलते ही चारू अभिराम के साथ अपने घर के लिए निकल गई। सब आज काफी खुश थे। वो दोनों जैसे ही एक साथ घर पहुंचे, उन्होंने देखा ऐश्वर्या पहले ही दरवाजे पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। वो काफी बेचैन लग रही थी, जिसे ऐसे देखकर चारू ने अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हुए पूछा, माँ, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या हुआ? सब ठीक है ना? आप परेशान लग रही हैं। चारू को देखते ही उसकी माँ उसके पास आई, फिर उससे कहने लगी, चारू, मेरी सहेलियों ने अभी अभी मुझे कुछ तस्वीरें भेजी। उसमें तू फोर प्रिंस और एक्टर ऋषभ राय के साथ थी। यही नहीं, डॉक्टर पार्थ की बहनें भी थी। तू उन्हें कैसे जानती है? तू उनसे कैसे मिली? क्या तू उनके साथ शॉपिंग करने गई थी? क्या वो सब तेरे दोस्त हैं? माँ, अब आप तो ऐसी बातें मत कीजिए, चारू ने अपना मुंह बनाकर कहा। लेकिन उसकी माँ ऐश्वर्या के सवाल खत्म नहीं हो रहे थे। ये देखकर चारू ने अभिराम का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ प्लीज, हम दोनों थक चुके हैं, हमें आराम करना है। कल सुबह फिर से ऑफिस जाकर जो काम पेंडिंग है वो भी करने हैं। आपके ये सवाल जवाब मेरे समझ के बाहर हैं। चारू ने अपनी माँ को कुछ भी बताने से मना कर दिया। वो अभिराम के साथ अंदर गई। फिर वो दोनों फ्रेश हुए और फिर से अपने ऑफिस के कुछ काम में लग गए। लेकिन ऐश्वर्या के मन में हलचल हो रही थी। वही कमरे में अपने लैपटॉप पर कुछ काम करते हुए चारू अचानक ही रुक गई। फिर उसने बेड पर बैठे अपने फोन में कुछ कर रहे अभिराम को देखकर उससे पूछा, अभी, क्या मिस्टर ऋषभ नित्या को पसंद करते हैं? मतलब वो दोनों डेट कर रहे हैं क्या? चारू ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्योंकि जिस तरह से रेस्टोरेंट में नित्या और ऋषभ एक दूसरे से बात कर रहे थे, वो नॉर्मल लोग तो नहीं कर सकते थे। दोनों ही अपने अपने फील्ड में माहिर थे, और जिस तरह से वो एक दूसरे के करीब थे, वैसे तो कोई तभी एक दूसरे से बात कर सकता था जब वो एक दूसरे को बहुत गहराई से जानते हो। चारू की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी, अभिराम जोर जोर से हंसने लगा, जिसे देखकर चारू कंफ्यूज हो गई। अभी क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? तभी अभिराम ने खुद को शांत करके उसे देखते हुए जवाब दिया, चारू, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं। सीक्रेट? कैसा सीक्रेट अभी? अभिराम ने जैसे ही किसी सीक्रेट का जिक्र किया,
चारू को अब उसमें दिलचस्पी होने लगी, जिसे ऐसे देखकर अभिराम ने उसे बताते हुए कहा, ऋषभ राय असल में नित्या राय का बड़ा भाई है। अभिराम के लिए ऋषभ और नित्या के बीच के रिश्ते की सच्चाई बताना उसके सच के सामने बहुत छोटा सा लगा और उसे बताने में कोई परेशानी भी नहीं हुई। वही चारू उसकी बात सुनते ही एकदम से हैरान रह गई। क्या तुम झूठ कह रहे हो ना? कभी किसी न्यूज आर्टिकल कहीं भी कुछ नहीं आया, ना ही कभी खुद उन दोनों ने जिक्र किया। लेकिन हाँ, हमेशा जब भी वो प्रिंस रहते हैं तो वो उनके आसपास रहती है, लेकिन भाई बहन? चारू चाहकर भी अभिराम की बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। तभी अभिराम ने उसके पास जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, ये सच है। और अगर देखा जाए तो जिन 5 प्रिंस के पीछे सारी लड़कियां दीवानी हैं और जिसे सब जानना चाहते हैं, वो उन्हीं का बड़ा भाई है। मतलब असल में 6th प्रिंस है। क्या तुमने कभी उनकी घड़ियों पर नजर नहीं डाली? ऋषभ के पास भी वैसी ही सेम एक घड़ी है। चारू अभिराम की बात सुनते ही सोच में पड़ गई और ध्यान से सारी चीज याद करने लगी। इस वक्त वो बहुत प्यारी लग रही थी, जिसे देखकर अभिराम बस उसे निहारता रह गया। तभी चारू ने कुछ सोचकर अचानक ही चीखते हुए कहा, हाँ, मैंने देखा है, लेकिन मुझे लगा कि शायद ऋषभ ने कहीं और से खरीदी होगी। ऐसी घड़ी तो दुनिया में बहुत सी होंगी। चारू ने काफी देर तक इस बारे में सोचा, पर फिर आखिर में वो इस नतीजे पर पहुंची कि उससे ही नित्या और ऋषभ के बीच के रिश्ते को समझने में थोड़ी गलती हो गई थी, जिसे देखकर अब अभिराम ने उसके सामने खुले उसके लैपटॉप को बंद करते हुए कहा, ठीक है, अब तो तुम्हें पता चल गया ना? चलो अब सो जाते हैं, रात हो चुकी है। अभिराम ने चारू का लैपटॉप बंद किया और फिर चारू को अपने साथ लेकर बेड पर आ गया। उसने चारू को अपनी बाहों में भर रखा था और दोनों दिन भर के थके हुए थे और कब सो गए पता ही नहीं चला। वो दोनों बहुत आराम से एक दूसरे की बाहों में थे। तभी अचानक चारू को अपने फोन के बजने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसकी आवाज सुनकर चारू ने जब अपनी आंखें खोली तब उसने देखा सुबह हो चुकी थी। उसके फोन पर एक के बाद एक ढेर सारे मैसेज और कॉल आ रहे थे, जिसे देखते ही चारू इरिटेट हो उठी। ये सब क्या हो रहा है? चारू अपना फोन लेकर देखने लगी। तभी अभिराम ने भी उठते हुए कहा, मुझे लगता है कि कल जो कुछ भी मॉल में हुआ उसी के सिलसिले में तुम्हें मैसेज आ रहे हैं। चारू अपने फोन पर आने वाले उन सभी कॉल और मैसेजेस को देखने लगी। इतने में अभिराम तैयार हुआ और नाश्ता भी बना लिया। पर आज सुबह से ही ऐश्वर्या अभिराम के आगे पीछे घूम रही थी, बार बार उससे 5 प्रिंस और उनकी बहनों के बारे में पूछ रही थी, जिस पर अभिराम ने ऐश्वर्या को जवाब देते हुए कह दिया कि वो इस बारे में चारू से बात करे। अभिराम चारू के लिए चाय लेकर कमरे के अंदर आ गया। उसने देखा चारू अपने तकिए को अपने मुंह पर रखे परेशान बैठी थी। मुझे आज ऑफिस नहीं जाना, मुझे काम नहीं करना। चारू को ऐसे खुद से बातें करते देख अभिराम ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम ऑफिस में कॉल करके कह दो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम नहीं आ सकती। एक दिन की छुट्टी तो कर ही सकती हो। अभिराम के आइडिया पर चारू उसे देख रही थी। वही अभिराम भी जानना चाहता था कि उसकी पत्नी काफी वर्कहोलिक थी, वो ऐसे ही छुट्टी नहीं लेती थी। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी बाहर से अशोक ने उन दोनों को पुकारते हुए बुलाया, चारू, अभी कहाँ हो? बाहर आओ, बात करनी है। चारू और अभिराम कमरे के बाहर से अशोक की आवाज सुनकर तुरंत ही हड़बड़ी में बाहर पहुंचे। तभी उन्होंने देखा कि बाहर ऐश्वर्या गुस्से में तमतमाई खड़ी थी। वही अशोक थोड़ा परेशान लग रहा था, जिसे देखकर चारू ने पूछा, क्या हुआ डैड? आपने हमें क्यों बुलाया? चारू, भूपेश भाई साहब का कॉल आया था। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी दादी मेरी बड़ी बहन सरिता के घर पर चली गई थी, लेकिन आज वो वापस लौट आई है। साथ में सरिता दीदी और उनकी ननंद चांदनी भी है। उन लोगों ने हमें घर पर बुलाया है, वो कुछ बात करना चाहते हैं। अशोक की बात सुनकर चारू और अभिराम एक दूसरे को देखने लगे।
भूपेश के घर से अचानक ऐसे कॉल आना बहुत ही हैरानी की बात थी। तभी ऐश्वर्या ने गुस्से में अशोक पर चिल्लाते हुए कहा, क्या जरूरत है वहां जाने की? मैं कह रही हूँ ना, हमें वहां नहीं जाना। वैसे भी जब देखो हमारी बेइज्जती करते रहते हैं। परिवार होने के नाते हम कितना बर्दाश्त करेंगे? डैड, मॉम सही कह रही है, और वैसे भी अभी को ऑफिस जाना है। चारू ने अपनी बात अशोक के सामने रखते हुए कहा, लेकिन तभी अभिराम ने अशोक के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, डैड चाहते हैं तो हम सब वहां जाएंगे। मैं थोड़ा लेट ऑफिस चला जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी कंपनी कितनी बिजी चल रही है, तुम्हें पता नहीं? और तुम्हारा वो बॉस, वो खड़ूस मिस्टर राजपूत, वो क्या तुम्हें ऐसे ही जाने देगा? चारू को अभिराम की चिंता थी। वही अभिराम ने तुरंत उसे समझाते हुए कहा, चारू, थोड़ी देर की बात है, और वैसे भी विवेक और संध्या वहां पर पहले से ही मौजूद हैं। वो थोड़ी देर काम संभाल लेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तैयार होकर आती हूँ। चारू इतना कहकर कमरे में तैयार होने के लिए चली गई। वही अभिराम ने तुरंत ही सबके लिए नाश्ता लगा दिया और खुद अपना फोन लेकर उन लोगों से थोड़ा दूर आ गया। फोन पर उसने विवेक और संध्या दोनों को उनके कामों को लेकर इंस्ट्रक्शंस दे दिए, ताकि वो आराम से चारू के साथ भूपेश के घर जा सके। कुछ ही देर में चारू ने सबके साथ नाश्ता किया और फिर वो चारों वहां से भूपेश के घर के लिए निकल गए। सभी का मूड काफी खराब था। उन्हें नहीं पता था कि भूपेश अब क्या करने वाला था, लेकिन जैसे ही वो भूपेश के घर पहुंचे, उन्हें वहां एक अलग ही माहौल दिखा। भूपेश के घर के गार्डन में भूपेश, उसकी पत्नी शालिनी, ईशाना और भूपेश का बेटा राहुल सभी सावित्री देवी और उसकी बेटी सरिता और उसकी ननंद चांदनी के साथ हंस बोल रहे थे। सभी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई खुशी का माहौल हो। चारू और अभिराम, ऐश्वर्या और अशोक जैसे ही वहां पहुंचे, चांदनी, जो चारू को ठीक से जानती भी नहीं थी, वो उठकर आई और एकदम से ही चारू के गले लग गई। चारू, कैसी हो तुम? तुम्हें पता है, खास तुमसे मिलने के लिए मैं आई हूँ। तुम जानती नहीं हो कि तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। चांदनी, जिसे चारू की फैमिली तक ठीक से नहीं जानती थी, वो आज चारू पर प्यार लुटा रही थी, जिसे देखकर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने का एहसास अभिराम और चारू के साथ साथ ऐश्वर्या को भी हो गया था। चारू, अभिराम और ऐश्वर्या तीनों ही भूपेश के घर पहुंचकर काफी सतर्क थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि उन लोगों ने इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्हें अपने घर बुलाया। चांदनी, जो कि भूपेश की बड़ी बहन सरिता की ननंद थी, वो चारू को देखकर खुशी में पागल हुए जा रही थी। आओ ना बेटा, खड़ी क्यों हो, बैठो। चांदनी ने चारू को वहां सबके बीच ले जाकर बैठने के लिए कहा, जिसे देखकर ईशाना ने खुद अपनी जगह छोड़ दी ताकि चारू आराम से बैठ सके। ये देखकर चारू काफी हैरान थी। यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी उसे अजीब तरह से देख रहे थे। तभी चारू की नजर अपनी दादी पर गई, जिन्हें देखते ही चारू उनके गले लग गई। दादी, आप कैसी हैं? आपको मेरी जरा सी भी याद नहीं आई? आपने कहा था अब बुआ जी के घर कुछ दिन के लिए ही जाएंगी, लेकिन आप तो। चारू की शिकायतों को सुनकर सावित्री देवी ने उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं तो बस शांति ढूंढने गई थी। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पर ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे तेरी हमेशा याद आती थी। पर क्या करूं, ये बूढ़ी अकेली यहाँ तक कैसे आएगी? दादी जी, आप कैसी हैं? अभिराम ने सावित्री देवी को देखकर उनके पैर छुए। तभी सावित्री देवी ने मुस्कुराकर अभिराम के सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? सुना है तुझे प्रमोशन मिला है। भगवान करे तुझे खूब तरक्की मिले, तुझे सब कुछ मिले। सावित्री देवी अभिराम और चारू को बहुत पसंद करती थी। वो दोनों को एक साथ देखकर काफी खुश थी। लेकिन तभी भूपेश ने अभिराम से कहा, अभिराम, माँ थक गई है, तुम उन्हें उनके कमरे में छोड़ आओ।
भूपेश की बात सुनकर सावित्री देवी उसे निराशा भरी नजरों से देखने लगी, पर फिर वो क्या कह सकती थी? उनके इस घर में कौन सुनने वाला था? ये देखकर अभिराम सावित्री देवी को लेकर वहां से उनके कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे भी इन लोगों के साथ बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो यहाँ बस ये जानने के लिए आया था कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि इन लोगों ने चारू को बुलाया था। साथ ही सावित्री देवी को उनके कमरे तक ले जाने के बहाने अभिराम अपने दिल की बात भी सावित्री देवी से कर सकता था। उसे शादी के बाद से ही सावित्री देवी के साथ बहुत कम वक्त मिला था और सबसे ज्यादा प्यार भी उसे सावित्री देवी ही करती थी। अभिराम जैसे ही सावित्री देवी को वहां से लेकर गया, भूपेश की पत्नी शालिनी आगे आई। चारू, बेटा तू खड़ी क्यों है? बैठ ना। ऐश्वर्या, अशोक भाई साहब, आप भी तो बैठिए, खड़े क्यों हैं? हम सब एक परिवार हैं, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? शालिनी के मुंह से शहद टपक रहा था, जिसे देखकर ऐश्वर्या उसे तिरछी नजरों से घूर रही थी। पर फिर वो तीनों आराम से कुर्सी लेकर बैठ गए। तभी भूपेश की बड़ी बहन सरिता, जिन्होंने काफी भारी भरकम पीले रंग की साड़ी पहनी थी और एक बड़ी सी बिंदी लगाई थी, वही चेहरे पर ढेर सारा मेकअप था, उन्होंने चारू का हाथ अपने हाथों में लेकर मुस्कुराते हुए पूछा, मेरी प्यारी भतीजी, कैसी है? कितने दिन हो गए तुझे देखे, और बता सब कुछ कैसा चल रहा है? बुआ जी, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप बात करना चाहती थी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? चारू ने अपनी बुआ सरिता को देखकर पूछा। तभी सरिता ने मुस्कुराकर उससे कहा, पिछले कुछ दिनों से मेरे जितने रिश्तेदार हैं, ससुराल वाले, सब तेरे ही बारे में पूछ रहे हैं। मेरे बारे में? पर मेरे बारे में क्यों? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं? चारू अपनी बुआ सरिता की बात सुनते ही समझ गई थी कि वो इंटरनेट पर चलने वाली उन अफवाहों के बारे में बात कर रही थी, जिससे चारू का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन चारू अभी खुद से कुछ ना कहकर सिर्फ अनजान बनकर देखना चाहती थी कि आखिर मांजरा क्या था। और जैसा कि उसे शक था, उसकी बुआ ने मुस्कुराकर उससे पूछा, क्या वो सब सच है? क्या सच में मेरी खूबसूरत भतीजी को राजपूत खानदान का चिराग पसंद करता है? क्या वो सच में तेरे करीब आना चाहता है? सरिता अपना सवाल पूछकर चारू के जवाब का इंतजार करने लगी। वही उसके इस सवाल को सुनते ही बाकी सभी ने अपने कानों को चारू की तरफ किया। आखिर चारू क्या जवाब देगी? वही चारू उन सबके चेहरों पर उनकी दिलचस्पी और उनके मन की भावनाओं को साफ देख पा रही थी। तब तक अभिराम भी सावित्री देवी को उनके कमरे में छोड़कर वहां पहुंच गया। जब उसने सन्नाटा देखा, तब उसे भी समझ में आ गया कि उसके जाने के बाद वहां कुछ ऐसा हुआ जो कि उसके लिए ठीक नहीं था। पर उसे अपनी पत्नी चारू पर पूरा विश्वास था। तभी चारू ने हंसकर अपनी बुआ की बात को टालते हुए कहा, बुआ जी, आपको इन सारी अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। चारू की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी, तभी सरिता ने गंभीरता से कहा, चारू, अगर ये बात सच है तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि तू इस निकम्मे से तलाक ले ले और राजपूत खानदान के वारिस से शादी कर ले। सरिता की बात सुनते ही चारू और अभिराम दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वहीं ऐश्वर्या और अशोक भी काफी हैरान थे, लेकिन बाकी के जो लोग वहां मौजूद थे उनके चेहरे पर मुस्कान थी। चारू कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी सरिता ने उसे रोकते हुए कहा, देख, मैं जानती हूँ तू क्या कहेगी, पर अपने बारे में सोच, अपने भविष्य के बारे में सोच। बेटा, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। मैंने जिंदगी जी है, मैंने लोगों को देखा है, अच्छे से अच्छे प्यार करने वाले रिश्ते को भी मैंने पैसों की तंगी के कारण टूटते देखा है। और जो रिश्ता कल टूटना है, अगर वो आज टूट जाए तो क्या परेशानी है? देख, वो राजपूत खानदान का वारिस है, उसके पास हर वो ऐशो आराम है जो तुझे, मेरी प्रिंसेस के लिए जरूरी है। सरिता के चेहरे पर बिल्कुल अपनेपन जैसे भाव थे, लेकिन उसके शब्द किसी कहर की तरह
चारू को तकलीफ पहुंचा रहे थे, पर भूपेश और उसका परिवार उसके साथ सहमति में अपना सिर हिला रहे थे। चारू अपनी बुआ के इन शब्दों को सुनकर एकदम हैरान रह गई, पर तभी उसकी नजर उन सबसे दूर खड़े अभिराम पर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था, जिसे देखकर चारू को अभिराम के लिए बहुत बुरा लगा। उसने अपनी बुआ का हाथ खुद से अलग करते हुए कहा, बुआ जी, बस भी कीजिए, अभी यहीं पर है, आप कम से कम उसका लिहाज तो रखिए कि आप क्या कह रही हैं। चारू के चेहरे पर अब उसका गुस्सा नजर आने लगा था। वो किसी भी तरह से अभिराम को कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार वाले हमेशा अभिराम को नीचा दिखाते थे। वही अभिराम उनकी बातें सुनकर खड़ा बस सोच रहा था। वैसे तो वो जो कह रहे थे, अगर चारू वैसा भी करे तब भी चारू आखिर में उसी की पत्नी बनेगी, लेकिन वो इस तरह से चारू को मैनिपुलेट कर रहे थे और उसे तलाक देने के लिए मजबूर कर रहे थे। ये बात अभिराम को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। अभिराम अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी अचानक भूपेश ने अपनी जगह से खड़े होते हुए गुस्से में कहा, चारू, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा ये पति निकम्मा और नाकारा है? और वो सारी बातें जो इंटरनेट पर चल रही हैं, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि मिस्टर राजपूत को तुम पसंद हो। तो मिस्टर राजपूत से शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? जरा सोचो, खुद के बारे में नहीं तो अपने परिवार के बारे में। अगर तुम्हारी शादी मिस्टर राजपूत से हो गई तो हमारे बिजनेस को कितना फायदा होगा, तुम्हें कितना फायदा होगा। तुम एक बड़े खानदान की बहू बनोगी, तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जिसका तुम कभी सपना देखती थी। अंकल, आप ये क्या? चारू ने अपनी जगह से खड़े होते हुए भूपेश को अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी भूपेश ने उसकी बात काट दी। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम पहले ही ये प्यार व्यार के चक्कर में इतना बड़ा पागलपन कर चुकी हो, लेकिन अब उस पागलपन को सुधार लो। यही मौका है कि तुम अपनी गलतियों को सही कर सकती हो। भूपेश चारू की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो बस चारू को ऐसे देख रहे थे जैसे आज चारू को अभिराम से तलाक देने के लिए मजबूर कर देंगे। पर तभी अचानक ऐश्वर्या ने अपनी जगह से खड़े होते हुए टेबल पर अपना हाथ मारकर कहा, भाई साहब, आपको सुनाई नहीं दिया मेरी बेटी ने क्या कहा है? और ना का मतलब सिर्फ ना होता है। ऐश्वर्या को अचानक चारू और अभिराम के रिश्ते की तरफदारी करते देख सब हैरान रह गए, लेकिन तभी ऐश्वर्या ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, मैं ये नहीं कहती कि ये अभिराम निकम्मा और नाकारा नहीं है, लेकिन ये चाहे जैसा भी हो, आप मेरी बेटी को उसके मर्जी के खिलाफ जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर वो इसके साथ रहना चाहती है तो वो रह सकती है, लेकिन कोई उसे मजबूर करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने अपनी बेटी को किसी के दबाव में रहना नहीं सिखाया। वो बचपन से अपने फैसले खुद लेती आई है और आगे भी वो हमेशा खुद ही फैसला लेगी। ऐश्वर्या को ऐसे अभिराम और चारू का साथ देते देख सब हैरान थे। वही चारू और अभिराम को काफी खुशी हो रही थी। तभी चारू ने उन सभी को बताते हुए कहा, मैं मिस्टर राजपूत को पसंद नहीं करती। मेरी शादी हो चुकी है और मैं कभी कभी भी नहीं, कभी सपने में भी नहीं अपने अभी को कभी धोखा नहीं दे सकती। और वैसे भी मिस्टर राजपूत किसी और को पसंद करते हैं। उनकी बहन शांति प्रिया ने खुद बताया है कि उनकी जिंदगी में कोई और है। चारू की ये बात सुनकर कुर्सी पर बैठे सरिता, चांदनी, मालिनी, ईशाना और राहुल सभी खड़े हो गए। सभी चारू की ये बात सुनकर हैरान थे, लेकिन तभी भूपेश ने चारू को देखकर कहा, ठीक है, अगर तुम मिस्टर राजपूत से शादी नहीं करना चाहती तो ठीक है, तो अब तुम्हें मिस शांति प्रिया राजपूत के साथ अपनी दोस्ती का फायदा उठाकर हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें उस दोस्ती का इस्तेमाल करके कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये आप सब क्या कह रहे हैं? मैं और शांति प्रिया दोस्त नहीं हैं। मैं शांति प्रिया से 1-2 बार मिली हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच दोस्ती है। मैं सिर्फ जानती हूँ, चारू ने उन सबको समझाते हुए कहा। लेकिन तभी राहुल, जो कब से चारू की बातें सुन रहा था, उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो।
तुम हम सब लोगों से झूठ नहीं कह सकती, हमने खुद देखा है। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ राहुल, मेरे पास शांति प्रिया का नंबर तक नहीं है और तुम कह रहे हो कि मैं उसकी दोस्त हूँ। चारू ने अपना सच उन सबको बताते हुए कहा। चारू ने कभी भी शांति प्रिया से उसका नंबर नहीं लिया था, ना ही शांति प्रिया ने आगे बढ़कर उसे अपना नंबर दिया था। वो जब भी मिले तब इत्तेफाक से मिले। ऐसा क्यों होता था खुद चारू को भी नहीं पता था। तुम झूठ कह रही हो, तुम सारे कनेक्शंस और सारे बड़े लोगों की दोस्ती खुद तक रखना चाहती हो ताकि उनसे फायदा सिर्फ तुम्हें हो। तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो चारू? ये हमारा फैमिली बिजनेस है ना, अगर हमारे फैमिली बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो तुम्हें प्रॉफिट होगा। ईशाना ने चारू के करीब बढ़ते हुए कहा। ईशाना काफी गुस्से में लग रही थी, जिसे देखकर अब अभिराम ने चारू के बचाव में कहा, ईशाना, चारू बिल्कुल ठीक कह रही है। मिस शांति प्रिया राजपूत ने कभी भी चारू को कोई नंबर नहीं दिया। तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम जैसा निकम्मा जो अपनी बीवी की सैलरी पर पलता हो, वो कुछ नहीं बोले तो अच्छा। तुम हो क्या? सिर्फ एक असिस्टेंट, सिर्फ असिस्टेंट। तुम्हारा मिस्टर राजपूत से क्या मुकाबला? राहुल ने अभिराम को पीछे धक्का देते हुए कहा, क्योंकि उसके मुताबिक अभिराम ने अपनी जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं किया था। चारू उस जैसे निकम्मे और भिखारी इंसान के साथ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। राहुल, ये तुम क्या कह रहे हो? चारू आगे बढ़कर राहुल को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी ईशाना ने चारू का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अचानक ही उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। यू स्टूपिड! ईशाना ने जैसे ही पूरे परिवार के सामने चारू को थप्पड़ मारा, सब एकदम हैरान रह गए। चारू की आंखों में नमी आ गई। उसे अपने गाल पर तेज दर्द महसूस हो रहा था। सब अपनी अपनी जगह पर खड़े बस अभी जो हुआ उसे समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसे देखते ही अभिराम दौड़कर चारू के पास आया और ईशाना के सामने खड़ा हो गया। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन कोई उसकी पत्नी को हाथ लगाए या उसे खरोच पहुंचाए, उसे ये बर्दाश्त नहीं था। उसकी आंखों में अचानक ही एक आग नजर आने लगी थी, जिसे देखकर ईशाना का हाथ जो अभी हवा में था, वो उसने तुरंत ही नीचे खींच लिया। लेकिन अभिराम का चेहरा उसे देखते हुए धीरे धीरे काला होता जा रहा था। वो किसी शैतान जैसा दिखने लगा था। ईशाना ने जैसे ही चारू को थप्पड़ मारा, अभिराम गुस्से में अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो काफी डरावना दिख रहा था, जिसे देखकर ईशाना भी एक पल के लिए घबरा गई। लेकिन इसके पहले कि अभिराम कुछ कहता, चारू ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभी प्लीज कुछ मत करो। चारू को डर था कि कहीं उसके इस बर्ताव की वजह से उनके रिश्तों में और भी ज्यादा दूरी ना आ जाए। वो किसी भी तरह से अपने पूरे परिवार को एक साथ रखना चाहती थी। वही अभिराम चारू के खींचने से पीछे तो हट गया था, लेकिन उसे चतुर्वेदी परिवार का कोई डर नहीं था। वो चाहता तो एक पल में उनके पूरे बिजनेस और उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता था। यहाँ तक कि अगर बात हाथापाई की थी तो उसके और चारू दोनों के ही बॉडीगार्ड आशीष और कृतिका उनका पीछा करते हुए चतुर्वेदी परिवार के घर के बाहर ही खड़े थे। अगर वो उन्हें एक आवाज देता तो वो अपनी पूरी फोर्स के साथ अंदर आते, फिर उस पूरे परिवार को उनकी औकात दिखा देते। पर चारू अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, भले ही वो उसके साथ कितना ही बुरा बर्ताव क्यों न करे। लेकिन चारू हमेशा उन लोगों के लिए भला ही सोचती थी, और ऐसे में वो चारू के अपनों को चोट नहीं पहुंचा सकता था। अभिराम के गुस्से को देखकर चारू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अभी चलो यहाँ से। अभिराम को गुस्सा तो बहुत आया, पर चारू को देखकर उसने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो वहां से जाने के लिए बढ़ गया, पर तभी उसने ऐश्वर्या और आलोक को देखकर कहा, आप दोनों हमारे साथ चलेंगे। अभिराम इतना कहकर वहां से चारू के साथ चला गया, लेकिन वो दोनों जैसे ही वहां से गए, हमेशा शांत रहने वाला अशोक भी एकदम से गुस्से में अपने भाई भूपेश और उसके परिवार को घूरने लगा। भाई साहब,
पिताजी के जाने के बाद सबसे ज्यादा प्यार और इज्जत मैंने आपको दी, लेकिन आज आपके परिवार ने जो कुछ भी मेरी बेटी के साथ किया वो सब बहुत गलत था। भले ही चारू ने अपनी पसंद से कम कमाने वाले अभिराम से शादी की है, पर वो उसे पसंद करती है और आपका कोई अधिकार नहीं कि आप मेरी बेटी को ऐसे सबके सामने जलील करें, उसके साथ ऐसा बर्ताव करें। आज ये पहली और आखिरी बार था, आगे से मैं ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। अशोक इतना कहकर ऐश्वर्या का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। आज ऐश्वर्या भी अपने पति का ये रूप देखकर काफी हैरान थी। वो जैसे ही चारू की गाड़ी में बैठे, चारू ने अपने पिता को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू पापा। चारू की बात सुनकर अशोक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम मेरी बेटी हो चारू, चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हें ही चुनूंगा, तुम्हारा ही साथ दूंगा। अपने पिता की बात सुनकर चारू काफी खुश थी। वही उसने पैसेंजर सीट पर बैठे अभिराम का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अभी मैंने अंदर जो कुछ भी कहा वो सच था, उसका हर एक शब्द सच था। मैं तुम्हें कभी भी किसी के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। चारू की आंखों से अचानक ही आंसू छलक पड़े, जिसे देखकर अभिराम ने तुरंत उसके आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, हम दोनों हमेशा ऐसे ही रहेंगे। वो सब वहां से तुरंत ही अपने घर के लिए निकल गए, जिनके जाते ही उनके पीछे पीछे आशीष और कृतिका दोनों बॉडीगार्ड्स अपनी टीम के साथ उन्हें फॉलो कर रहे थे। वही चतुर्वेदी निवास के अंदर भूपेश, ईशाना, राहुल, शालिनी, यहाँ तक कि सरिता और उसकी ननद चांदनी भी काफी गुस्से में थी। कल रात जब से उन लोगों ने चारू की तस्वीर फाइव प्रिंस और उनकी बहनों के साथ देखी, तभी से उन्हें लगने लगा कि उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। चारू के जरिए वो बड़े परिवार के कनेक्शन बनाएंगे और फिर उनसे मुनाफा कमाएंगे, लेकिन चारू ने एक पल में ही उन सब के अरमानों पर पानी फेर दिया था। वो सब वहां गुस्से में बैठे यही सोच रहे थे, तभी राहुल ने कुछ सोचकर कहा, डैड, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम जरूर कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लेंगे जिससे हम चारू को अपनी बात मानने पर मजबूर कर सके। तुम क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? वो चारू हमारे मुंह पर हमें मना करके गई है, और वो अशोक जो कभी मेरे सामने जुबान नहीं खोलता था, वो भी मुझे सुना कर गया है। भूपेश ने अपने बेटे पर उखड़ते हुए कहा, लेकिन तभी राहुल ने कुछ सोचकर अपने पिता को जवाब दिया, डैड, मेरा एक फ्रेंड है जिसकी माँ हर हफ्ते लोकल कंट्री क्लब में अपने पति के गोल्फ राउंड के खत्म होने का इंतजार करते हुए लंच करती है। वो अक्सर वही लंच पर उनसे मिलती है। हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। राहुल की ये बात सुनते ही सब उसे बहुत गौर से देखने लगे। तभी भूपेश ने उखड़कर उससे पूछा, अच्छा, तुम्हारे दोस्त की माँ जाती है, इससे हमारा क्या फायदा? भूपेश पहले ही अपने बेटे राहुल से काफी परेशान था। ना तो वो बिजनेस संभालने के लायक था और ना ही किसी और काम का था। लेकिन राहुल ने अपने बात को और अच्छे से समझाते हुए कहा, डैड, आपको नहीं लगता कि राजपूत परिवार का बेटा अब वापस आ गया है तो उसकी फैमिली उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की देखने की कोशिश करेंगे ताकि वो उससे शादी कर सके। और अगर हमने मेरे दोस्त की मॉम का फायदा उठाकर उनके जरिए मिसेस राजपूत तक ये बात पहुंचा दी कि उनका बेटा जिस लड़की को पसंद करता है वो हमारी फैमिली की लड़की चारू है, तो आपको नहीं लगता कि मिसेस राजपूत अपने बेटे की खुशी के लिए चारू को मजबूर कर देंगी कि वो उनके बेटे से शादी करे? तुम्हें लगता है कि ये सब इतना आसान होगा? चारू इस बात के लिए कभी नहीं मानेगी। भूपेश ने अपने बेटे को देखकर जवाब दिया। हालांकि उसका आइडिया काफी बचकाना था, लेकिन एक बार उसे आजमाने में कोई बुराई भी नहीं थी। पर तभी राहुल ने अपनी बुआ को देखकर कहा, सरिता बुआ, ये चारू के साथ वहाँ लोकल कंट्री क्लब जाएंगी ताकि चारू आराम से उनसे बात कर सके और वहाँ कोई तमाशा ना करे। राहुल की बात खत्म होते ही सरिता ने सोचते हुए कहा,
बात तो बिल्कुल सही है, पर मैं चाहूंगी कि मेरे साथ ईशाना और मेरी ननद चांदनी भी जाए, ताकि हम तीनों मिलकर चारू को संभाल पाए, वरना वो लड़की हम सबके काबू के बाहर है। सरिता की बात सुनते ही ईशाना को भी अब बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलने का मौका मिल गया था, जिस बारे में सोचते ही उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगी। मैं उन लोगों से मिलना चाहती हूँ। अगर तुम सब तैयार हो तो ठीक है। राहुल, तुम ये पूरी मीटिंग अरेंज करोगे। वही सरिता, तुम चांदनी और ईशाना के साथ चारू को लेकर जाना, ताकि वो वहाँ ठीक से बर्ताव कर सके। और हाँ, जितना हो सके उस हिसाब से उसे हैंडल करना। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। भूपेश ने उन सभी को अपनी प्लानिंग समझाई। इसके बाद राहुल अपने उस दोस्त से मिलने के लिए चला गया, जिसकी माँ अक्सर मिसेस राजपूत के साथ लंच पर जाया करती थी। इधर दूसरी तरफ अभिराम जैसे ही चारू और बाकी सबके साथ घर पहुंचा, उसने तुरंत ही विवेक को कॉल करके अपने लिए गाड़ी मंगवाई। हालांकि सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बाद अभिराम ऑफिस के लिए निकल गया, क्योंकि ऐसा बहुत सारा काम था जिसे अभिराम को संभालना था। वो अभी गाड़ी में बैठा अपने कंपनी के लिए जा ही रहा था, तभी पैसेंजर सीट पर बैठे विवेक ने अपने फोन में कुछ देखकर अभिराम से कहा, सर, मिस जूली का कॉल आया था थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा कि आपके पिता आपको घर में डिनर के लिए इनवाइट कर रहे हैं। साथ ही मिस धानी सिंघानिया आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। वो किसी घर के बारे में बात कर रही थी। विवेक की बात खत्म होते ही अभिराम ने सोचकर कहा, ठीक है, मैं डैड को मैसेज भिजवा दूंगा कि मैं आज घर आ रहा हूँ। और जहाँ तक बात रही धानी से मीटिंग की, तो हम उसे नेक्स्ट वीक रखते हैं। जब तक विवेक ने अभिराम को उसके आज के शेड्यूल के बारे में बताया, तब तक वो लोग वाणी टेलीकॉम सर्विस कंपनी पहुंच चुके थे। आज पहली बार ऐसा हो रहा था जब कंपनी का प्रेसिडेंट ऐसे दिन के उजाले में सबके सामने कंपनी के अंदर आ रहा था। जब से वाणी टेलीकॉम का नया सीईओ आया था, तब से वो रहस्य बना हुआ था। वही अभिराम की गाड़ी जैसे ही कंपनी के अंदर एंटर हुई, पूरी कंपनी में शोर हो गया कि आज कंपनी का सीईओ बिना मास्क के कंपनी में आया है। इसके बाद सभी बस अपनी कंपनी के सीईओ का चेहरा देखने के लिए बेताब हो गए। यहाँ अभिराम इस बात से अनजान जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलने वाला था, तभी विवेक ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। सर, बाहर बहुत भीड़ है और मैं जानता हूँ कि आप अभी भी अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना चाहते हैं। आप बैठिए, हम गाड़ी को बेसमेंट में लेकर जाते हैं। विवेक की बात सुनकर अभिराम वापस अपनी जगह पर बैठ गया। वही ड्राइवर गाड़ी लेकर बेसमेंट की तरफ बढ़ गया और अभिराम ने सेफ्टी के लिए अपने चेहरे पर फिर से मास्क पहन लिया। आखिरकार जैसे ही अभिराम इन सब चीजों से बचता हुआ अपने ऑफिस में पहुंचा और बाहर का पूरा मामला शांत हुआ, तब अभिराम ने अपने आप को काम में डुबो लिया और जब तक कि उसे समझ में आता, रात हो चुकी थी। बाहर अंधेरा छाने लगा था, जिसका एहसास होते ही अभिराम को सबसे पहले चारू की याद आई। उसने अपना फोन लेकर चारू को कॉल किया, लेकिन चारू सामने से जवाब नहीं दे रही थी। उसे चिंता हो रही थी कि सुबह के बाद चारू ठीक थी या नहीं। उसने सुबह नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था। जब उसने देखा कि चारू उसके कॉल का जवाब नहीं दे रही थी, तब उसे चारू को लेकर चिंता होने लगी। उसने तुरंत ही चारू की बॉडीगार्ड कृतिका को कॉल कर दिया, जो कि चारू पर लगातार नजर रखे हुए थी। हेलो सर, एक्चुअली मिसेस चारू राजपूत से मिलने के लिए उनके फैमिली के कुछ मेंबर्स आए हैं और वो काफी देर से उनके साथ उनके घर में हैं। यस, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। सामने से कृतिका ने अभिराम को बताया कि चारू सुरक्षित थी। तब जाकर अभिराम को शांति मिली और उसने तुरंत अपने फोन से चारू को एक मैसेज भेज दिया कि आज रात वो ओवर टाइम करने वाला था और उसे घर आने में शायद देर हो जाए। अभिराम टाइम देखकर अब अपना सामान पैक करने लगा ताकि वो अपने ऑफिस के लिए निकल सके, लेकिन तभी अचानक उसके कैबिन का दरवाजा खुला। फिर एक लड़की जमीन पर अपने हील्स को तेजी से पटकते हुए अंदर आई। भाई,
डिनर का टाइम हो गया है और आप अभी भी यहीं पर हैं। चलिए अब अपने ये अजीब से कपड़े निकालिए और चेंज कीजिए, मुझे ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं है। शांति प्रिया को अचानक ही अपने कैबिन में देखकर अभिराम की हंसी छूट गई। फिर वो अपने महंगे ब्रांडेड कपड़ों को लेकर अपने कैबिन के प्राइवेट वॉशरूम में कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। वही कंपनी के बाहर शांति प्रिया को आते देख फिर से भीड़ उमड़ पड़ी। सभी को समझ में आ गया था कि मिस शांति प्रिया राजपूत यहाँ अपने भाई को लेने के लिए आई थी। यहाँ तक कि कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज भी इस तरह से उतावले हो रहे थे जैसे उनकी कंपनी में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आया था। हालांकि उन्हें डर भी था कि अगर उनके सीईओ का उनका ये बर्ताव पसंद नहीं आया तो उनकी जॉब भी जा सकती थी। लेकिन इस डर से ज्यादा उनके मन में उनके सीईओ को देखने की बेचैनी थी। वो सब इंतजार में थे कि शायद सीईओ मिस्टर राजपूत अपनी बहन के साथ बिना मास्क के अपने कैबिन से बाहर निकलेंगे। लेकिन अभिराम जैसे ही शांति प्रिया के साथ अपने मुंह पर अपना वही काला मास्क लगाकर बाहर निकला, वैसे ही सभी की उम्मीदें टूट गईं। अभिराम और शांति प्रिया दोनों ही बॉडीगार्ड की सुरक्षा में कंपनी से शांति प्रिया की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए और कुछ ही देर में वो दोनों अपने घर राजपूत मेंशन पहुंचे। ऐसा 13 सालों के बाद हो रहा था जब अभिराम अपनी कंप्लीट फैमिली के साथ बैठा डिनर कर रहा था। वहीं उनके घर में काम करने वाले 4 मास्टर शेफ ने बहुत सारे डिशेस बनाई थी। वहां इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, इटालियन हर एक डिश मौजूद थी। पूरा टेबल खाने से भरा पड़ा था। इसके अलावा वहां जूस, ड्रिंक और भी बहुत सारी चीजें थी। ढेर सारे वेटर्स उन्हें खाना सर्व कर रहे थे। वो चारों एक साथ बैठे डिनर कर रहे थे। वाणी अपने बेटे को अपने परिवार के साथ फिर से एक साथ बैठकर खाना खाते देख काफी खुश थी। सब काफी एंजॉय कर रहे थे। शांति प्रिया भी उन्हें अपनी पढ़ाई के दौरान हो रही चीजों के बारे में बता रही थी। वो अमेरिका के बारे में कई सारी बातें कर रही थी। वही अभिराम ने उन सभी को अपने गरीबी वाले दिनों के किस्से सुनाए और उन सब में उन सभी को सबसे ज्यादा चारू और उसकी शादी दिलचस्प लगी। अभिराम अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा था। तभी अचानक उसकी माँ वाणी को कुछ याद आया। उन्होंने अभिराम को देखकर उससे कहा, राम, काफी वक्त हो गया है, तुम बिजनेस के सिलसिले में अक्सर अपने पिता से मिलते हो और अपने दोस्तों से मिलते रहते हो, और ये तुम्हारी बेवकूफ बहन ये भी तुमसे मिलने चली जाती है, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिलता। तो मैं सोच रही थी कि हर हफ्ते जब मैं अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ कंट्री क्लब में तुम्हारे पिता के गोल्फ राउंड के खत्म होने का इंतजार करती हूँ, तब क्यों ना तुम मेरे और मेरे फ्रेंड्स के साथ लंच करो। वो सभी तुमसे मिलना चाहती हैं। ध्रुव की माँ, वो तो तुम्हारी ही बातें करती रहती हैं। वो सब तुम्हें बहुत याद करती हैं। उन्हें भी तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त चाहिए। वाणी ने अपने बेटे अभिराम को देखकर कहा, जिसकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी शांति प्रिया उन दोनों के बीच में बोल पड़ी। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? ये भाई के लिए बहुत डेंजर होगा। शांति प्रिया की बातें सुनकर उसकी माँ उसे घूरने लगी। वही अभिराम हंसने लगा, पर शांति प्रिया को चिंता थी कि उसके भाई को कोई परेशानी ना हो। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि उसका भाई अभिराम अभी फिलहाल किसी के सामने आना नहीं चाहता था, इसलिए वो हर पब्लिक इवेंट पर अपने चेहरे पर मास्क पहनता था। लेकिन अभिराम ने थोड़ा सोचकर अपनी माँ को जवाब दिया, इट्स ओके प्रिया, मैं मास्क पहन लूंगा। और वैसे भी कंट्री गोल्फ क्लब मतलब गोल्फ क्लब, मैंने सही समझा ना? वहाँ पर तो शायद ही किसी ने मुझे पहले कभी देखा होगा। तो ठीक है, मेरे लिए वहाँ जाना सेफ होगा। मैं लंच पर आऊंगा। अभिराम ने जैसे ही लंच पर आने के लिए हामी भरी, उसकी माँ वाणी खुशी से चहकने लगी। अरे वाह, तुमने सही कहा। वहाँ पर जो नई लेडीज हमारे ग्रुप में शामिल हुई हैं, उन्होंने तो तुम्हें नहीं देखा होगा, लेकिन तुम्हारे दोस्तों की माँ, उन लोगों ने तो तुम्हें बहुत अच्छे से देख रखा है और वो तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहती हैं।
इट्स ओके माँ, जो भी होगा मैं अपना मास्क अपने साथ लेकर आऊंगा और अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं उसे पहन लूंगा, अभिराम ने मुस्कुराकर कहा। जिसकी बात सुनकर उसकी माँ ने तुरंत ही अपने फोन में कुछ टाइप करके अभिराम से कहा, ठीक है, तो अगले बुधवार, ठीक है, फिक्स, नो चेंज। राम, वो सब तो ठीक है, पर मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। माँ बेटे की बातें सुनकर अचानक ही यशवर्धन राजपूत ने अपने बेटे अभिराम से कहा। जिसकी बात सुनकर अब अभिराम अपने पिता को देखने लगा। जी डैडी, बताइए क्या बात है? अभिराम की बात सुनकर यशवर्धन ने अपना हाथ आगे किया। तभी वहां खड़े वेटर्स में से एक ने कुछ पेपर लाकर उनके हाथों पर रखे, जिसे लेते ही उन्होंने उन पेपर्स को अभिराम की तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारे नए घर के पेपर्स हैं। मैंने धानी को तुम्हारा नया घर डिजाइन करने के लिए कहा है और वो तुमसे इसी सिलसिले में मिलना चाहती है। मेरा नया घर? अभिराम कंफ्यूज था। तभी उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जब भी हमारे परिवार का कोई वारिस अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वापस आता है और सारे कामों को संभालता है, तब उसे ट्रॉफी में उसका खुद का एक पर्सनल घर दिया जाता है। वहां से व्यू काफी अच्छा है और आसपास काफी खुली जगह है। आई होप कि तुम्हें वो लोकेशन पसंद आएगी। अभिराम ने अपने पिता की बात सुनकर जैसे ही उन पेपर्स को खोला और उसमें अपने नए घर की लोकेशन देखी तो उसकी आंखें चमक गई। उसने अपने पिता को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, राइट, आई होप कि धानी यहाँ पर कोई अच्छा सा घर बनाएगी। उन चारों के बीच बातचीत का सिलसिला इतना लंबा हो गया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वक्त बीत गया। फिर अभिराम अपने माता पिता और बहन से अलविदा कहकर अपने घर के लिए निकल गया। वही शांति प्रिया को अगले दिन फिर से अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना था, जिस बारे में जानकर अभिराम ने उसके आराम के लिए उसको ध्रुव को परेशान करने से मना किया और कहा कि वो खुद का प्लेन इस्तेमाल करे, ना कि ध्रुव से कहकर उसकी पूरी फ्लाइट को खाली करवा दे। अभिराम जैसे ही अपने बड़े से विला से बाहर निकला, उसका ड्राइवर और विवेक पहले से ही गाड़ी में उसका इंतजार कर रहे थे, जिनके साथ गाड़ी में बैठते ही वो वहां से अपने घर के लिए निकल गया। वही विवेक अपने साथ कुछ पेपर्स ले आया था, जिस पर अभिराम के सिग्नेचर्स की जरूरत थी। जिसे देखकर अभिराम ने विवेक को घूरते हुए उससे पूछा, विवेक, क्या काम के अलावा तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं है? ऑफ कोर्स सर, मेरी लाइफ में भी मेरे कुछ गोल्स हैं, मेरा कुछ मकसद है, विवेक ने सामने रास्ते पर देखते हुए जवाब दिया। वही पीछे की सीट पर अभिराम अपनी गोद में रखी फाइल्स को एक एक करके देख रहा था। उसने विवेक की बात सुनकर उन फाइल्स को पढ़ते हुए जवाब दिया, हाँ, मेरे पास भी मेरे कुछ गोल्स हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। वैसे अभी डिनर के वक्त मेरे डैड ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, तुम्हारी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में बताया। अभिराम इतना कहकर विवेक के कुछ कहने का इंतजार करने लगा, जैसे वो अब विवेक के बारे में जानना चाहता था। तभी विवेक ने एक गहरी सांस लेकर उसे जवाब दिया, हाँ, आपके पिता ने मुझे बचाया, मेरी जान बचाई। विवेक की ये बात सुनकर अभिराम की नजरें उन फाइल्स से हटकर विवेक की तरफ बढ़ गई। वही विवेक अपने मन में कुछ सोचते हुए अभिराम को अपने बारे में बताने लगा। मेरी फैमिली आपकी फैमिली के जैसी थी, और अगर सच कहूँ तो आपके फादर और मेरे फादर दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उस वक्त दोनों ही अपने अपने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। अच्छा, तो अभी तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? अभिराम ने पूछा, जिस पर विवेक ने हंसकर जवाब दिया, मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। उसकी बात सुनकर अभिराम ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी विवेक ने उसे बताते हुए कहा, सालों पहले मेरा परिवार रावत परिवार, राजपूत परिवार, बिरला परिवार, मल्होत्रा परिवार, इन सबके बराबर था। मेरे डैड के पास सब कुछ था। वो जो चाहते थे वो सब कुछ उनके पास था। उन्हें जो चाहिए था वो तुरंत उसे ले लेते थे। मेरी मॉम और आपकी मॉम
एक ही स्कूल में जाया करती थी, एक ही साथ मौज मस्ती किया करती थी, बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। और जब मैं छोटा था मेरे पास भी सब कुछ था। हमारा फैमिली बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत कब पलट जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। हमारे पास सब कुछ था, पर फिर अचानक एक दिन सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारी फैमिली बर्बाद हो गई। अभिराम विवेक की आवाज में उसका दर्द महसूस कर रहा था। उसने जब विवेक की बातों को ध्यान से सुना तब उसे समझ में आया कि विवेक भी उसी की क्लास में हुआ करता था, जब वो अमीर बच्चों की तरह अपने पिता की दी हुई बड़ी सी BMW में स्कूल में जाया करता था। हालांकि वो कभी दोस्त नहीं हुआ करते थे, ना ही कभी बात किया करते थे, क्योंकि उस वक्त विवेक अपनी ही दुनिया में रहता था। उसे अकेला रहना पसंद था। जिस बारे में सोचते ही अभिराम ने विवेक से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे हमारे बीच दोस्ती हो सकती थी? अभी तुम ये क्या पूछ रहे हो? विवेक ने हंसकर जवाब दिया, तुम और तुम्हारे वो 4 दोस्त कभी अलग नहीं हो सकते, और तुम लोगों ने कभी भी मुझे अपने ग्रुप में शामिल होने ही नहीं दिया। और उस वक्त मेरी फैमिली भी ठीक नहीं थी। जब मैं अपने एलिमेंट्री स्कूल में था तभी से मेरी फैमिली का बुरा वक्त शुरू हो गया था। विवेक अपनी तकलीफ को छुपाकर अभिराम को छेड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभिराम समझ नहीं पाया कि आखिर विवेक की फैमिली के साथ हुआ क्या था। विवेक, तुम्हारी फैमिली के साथ आखिर क्या हुआ? जब तुम्हारे पास सब कुछ था तो फिर तुम और तुम्हारी फैमिली ऐसी हालत में कैसे पहुंची? अभिराम की बात सुनकर विवेक ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मुझे जहां तक याद है तो जब मैं छोटा था तब मेरा पूरे वीक के हिसाब से शेड्यूल हुआ करता था। हर दिन एक नई जगह, अलग अलग जगह पर शॉपिंग, अलग अलग शौक, अलग अलग तरह की मौज मस्ती, सब कुछ। मैं उस वक्त जो चाहता था मैं वो सब कर सकता था। मूवी देखने के लिए मुझ अकेले बच्चे को पूरा एक थिएटर मिल जाता था। नौकरों की फौज पीछे घुमा करती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हमारा फैमिली बिजनेस भी अपने सक्सेस के रास्ते पर था। लेकिन फिर एक दिन मेरे दादाजी ने एक गलत डिसीजन लिया और धीरे धीरे बिजनेस में नुकसान होना शुरू हो गया। धीरे धीरे हमारा फैमिली बिजनेस बर्बादी की तरफ बढ़ गया, जिसे देखकर मेरे डैड ने दादाजी को समझाने की कोशिश की, लेकिन दादाजी को मेरे डैड पर भरोसा नहीं था। उन्होंने मेरे डैड की लाख मिन्नतों के बाद भी उन्हें एक मौका नहीं दिया। विवेक के चेहरे पर उसकी तकलीफ साफ दिख रही थी कि उसने क्या कुछ बर्दाश्त किया होगा, लेकिन वो अभी अभिराम को अपने बारे में बता रहा था, जैसे वो इन बातों को कब से अपने दिल में रखे घूम रहा था। लेकिन अब जब उसे मौका मिला था तो वो इन सभी चीजों को अपने दिल से बाहर निकाल देना चाहता था। पर एक वक्त ऐसा आया अभी कि तुम सोच भी नहीं सकते, हम में से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, उतना बुरा हुआ। मेरे दादाजी ने अपने विश्वास वाले एक आदमी को हमारा बिजनेस का हिस्सा चलाने के लिए दे दिया, जिसके खिलाफ मेरे डैड थे। वो नहीं चाहते थे कि वो आदमी हमारे बिजनेस का हिस्सा बने, पर उस वक्त पूरा परिवार मेरे डैड के खिलाफ हो गया, और जिस पर दादाजी ने विश्वास किया था वो बिजनेस से पैसे चुरा रहा था। मेरे दादाजी विश्वास करने को तैयार नहीं थे और 2 साल में ही सारे पैसे खत्म हो गए। और फिर बाद में दादाजी को पता चला कि उस आदमी ने बिजनेस के नाम पर लोन ले रखा था। मेरे दादाजी के नाम पर भी काफी सारे लोन थे। सारे कर्जदार हमारे घर के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए, पैसे मांगने लगे, और एक दिन वो सब कुछ लेकर चले गए। हमारे हाथों में कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। अभिराम को अपने बारे में बताते बताते विवेक की आंखें भर आई और उसने खुद को रोने से रोकने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसके सामने उसके पिता का बेहोश चेहरा आया। उसे वो दिन याद आया जब उसके पिता बाहर सड़क पर घुटनों के बल बैठे रो रहे थे।
उसके पिता बहुत ही स्ट्रांग इंसान थे, लेकिन उस दिन उसने अपने पिता को हारते हुए देखा था, टूटे हुए देखा था। अभिराम ने जब ध्यान दिया कि विवेक की आंखों से आंसू बह रहे थे, तब उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे लिए ये सब बहुत मुश्किल होगा ना, तुम तो उस वक्त बहुत छोटे होंगे। अभिराम को कहीं ना कहीं विवेक की तकलीफ का अंदाजा था। एक पल में सब कुछ छिन जाना और सड़क पर दर दर भटकने का दुख क्या था, अभिराम बहुत अच्छे से जानता था। अभिराम की ये बातें सुनकर विवेक ने अपने आंसू पोंछे और पीछे मुड़कर अभिराम को देखकर हंसते हुए कहा कि कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। उसके कुछ दिन बाद ही मेरे चाचा जी बीमार पड़ गए और तब पता चला कि उन्हें कैंसर है और वो कैंसर अपनी चौथी स्टेज पर है। हमसे जो बन पाया, जिस तरह बन पाया, हमने पैसे इकट्ठा किए, हमने उनका इलाज करवाया। उस वक्त हम सभी का ज्यादा से ज्यादा वक्त अस्पताल में ही बीतता था। मैंने अपने परिवार के लोगों को डरते घबराते देखा है कि वो कहीं अपने बीच के किसी सदस्य को खो ना दे। और तुम्हें पता है, मेरे चाचा बहुत स्ट्रांग थे। उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को हरा दिया। हमें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। उसके कुछ दिन बाद ही मेरे दादा और दादी दोनों बीमार पड़ गए और तब मेरी माँ और चाची ने अपना अपना मंगलसूत्र और शादी की अंगूठी बेच दी। पर किस्मत तो देखो, मेरी बुआ जी अपने पति के साथ आई और उनके पति इतना कुछ दहेज में लेने के बावजूद भी और भी दहेज की डिमांड करने लगे। हम लोगों की जिंदगी खराब और खराब हो जा रही थी। विवेक अपनी बात कहते कहते अचानक ही रुक गया। उसने अपनी जिंदगी की ये कहानी किसी से कभी नहीं कही थी। इस वजह से उसे वो सब चीज याद करके फिर दोहराने में तकलीफ हो रही थी। आज वो अपनी भावनाओं के उस अंतिम पड़ाव पर था जहां पर किसी ने उसे आज तक नहीं देखा। उसने अपने कंधों पर अपने परिवार का कितना बोझ उठा रखा था, शायद उसके शब्द बयां नहीं कर पा रहे थे। जिसकी ऐसी हालत देखकर अभिराम की आंखों में भी आंसू छलक आए। उसे नहीं पता था कि वो जिस विवेक के साथ पिछले 5 सालों से काम कर रहा था और जो हमेशा बिल्कुल शांत और सुलझा हुआ लगता था, उसकी जिंदगी इतनी उलझी हुई थी। विवेक की बातें सुनकर अभिराम अपने सोच में डूबा हुआ था, पर फिर उसने कुछ सोचकर विवेक से पूछा, अब तुम्हारी फैमिली में सब कैसे हैं? अभिराम को विवेक की चिंता हो रही थी। उसे नहीं पता था कि विवेक की फैमिली ने अपने मुश्किल भरे दिन कैसे काटे होंगे। तभी विवेक ने अपने आंसू पोंछकर उससे कहा, काफी कोशिशों के बाद मेरे दादा और दादी जी दोनों की तबीयत ठीक हो गई, पर अफसोस की बात ये थी कि मेरे दादाजी कमजोर, जिन्होंने अकेले पूरे बिजनेस को खड़ा किया था, वो फिर कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए। और मेरी दादी, वो काफी गुस्से वाली थी। हमने अपना सब कुछ खो दिया था, जिसके बाद मेरे मॉम डैड दोनों काम की तलाश में बाहर निकले। लेकिन वो जहाँ भी काम के लिए जाते, वहाँ लोग कह देते कि वो उस नौकरी के लिए ओवर क्वालिफाइड थे, या फिर ये कह देते कि वो आज तक अपने फैमिली बिजनेस में काम कर रहे थे, उन्हें बाहर के बिजनेस की कोई जानकारी नहीं। फिर उन्हें जो काम मिलने लगा वो वही करने लगे, जैसा भी काम हो, मेहनत वाला, मजदूरी वाला। कभी कभी तो ऐसा होता था कि हमारे घर एक वक्त का खाना भी नहीं बन पाता था। अगर रात को खाना मिल जाए तो पता नहीं होता था कि अगली सुबह हमें कुछ मिलेगा या नहीं। जब मैं स्कूल जाया करता था तब पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता था, और तभी से मैंने खुद से वादा किया कि मैं बहुत मेहनत करूंगा। और फिर जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ तब मुझे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिल गई, जिसके सहारे मैं कॉलेज गया, और उसके बाद से मेरा पूरा ध्यान सिर्फ मेरे लक्ष्य पर है। तब से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विवेक का गला भर आया था। अब उसे शब्द नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अभिराम समझ नहीं पा रहा था कि अगर उसके फादर की फैमिली मुश्किल में थी तो उसकी माँ की फैमिली क्या कर रही थी। विवेक, तुम्हारी मॉम की फैमिली क्या वो नहीं थी? क्या उन्होंने हेल्प नहीं की?
अभिराम जानता था कि इस वक्त विवेक से सवाल पूछना ठीक नहीं था, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया। वही विवेक ने अपने आंसू पोंछकर जवाब दिया, वो तो मेरे दादाजी की फैमिली से भी गए गुजरे निकले। जब तक हम लोगों के पास पैसे थे वो हमारे रिश्तेदार बने रहे, हमारे कनेक्शंस और हमारे पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन जब हमसे हमारा सब कुछ छीन गया तब उन्होंने भी हमसे दूरी बना ली। वो हमारे ही पीठ पीछे हम पर हंसते थे। उन्हें पता था कि हमारी फैमिली किस हालात से गुजर रही है, लेकिन वो हमें उस हालत में देखकर भी मुंह मोड़कर चले गए। कभी ये भी नहीं पूछा कि हम कैसे हैं, हमारा घर कैसे चल रहा है। उनके लिए हम कोई भिखारी थे जिनसे उनका कोई रिश्ता नहीं था। विवेक की ये बात सुन